कैसे बेटा आप सभी? कैसे हैं बेटा आप सभी? या आई एम ऑल्सो गुड। जो आपको लास्ट टाइम टॉपिक रिवाइज करवाया था मैंने केमिस्ट्री का, वो रिवाइज किया बेटा आपने कंप्लीट? हम टॉपिक पढ़ रहे थे लेटेंट हीट, जिसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? स्नेहा, नेहा, लिटिल, कामना, कोई डाउट है आपको? साहिल, अंशिका, निकिता, खुशी चौधरी, हरमन। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। जो हमारा टॉपिक है तो वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिख रहा है बेटा आपको कंप्लीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए देखिए, मींस इसमें क्या होगा, लिक्विड टू गैस या वेपर्स। लिक्विड को किसमें चेंज कर रहे हैं हम? गैस में या वेपर्स के अंदर। तो बेटा देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, उसमें हम एक सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर किसमें चेंज करते हैं? लिक्विड, सॉरी लिक्विड में चेंज करते हैं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर हम एक लिक्विड को वेपर्स में चेंज करेंगे विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है वो किसमें चेंज हो रहा है? टेम्परेचर, वेपर्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है बेटा। आवाज आ रही है आपको? चलिए देखिए, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of a liquid into vapors at its boiling point without any change its temperature। कि कितनी अमाउंट की हीट हमें रिक्वायरमेंट है करने के लिए? to convert 1 kilogram liquid into vapors without any change in temperature, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। क्योंकि जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक वो लिक्विड हम चेंज कर नहीं सकते वेपर्स के अंदर। बट बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसे सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रहता था, ऐसे सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के केस में जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कब? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है उसके बाद। क्लियर?
तो हम बात करते हैं वाटर की ही, कि हमें वाटर को किस में चेंज करना है, वेपर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास ये कंटेनर के अंदर वाटर है, अगर वेपर में चेंज करना है तो ऑब्वियसली बात है हम इसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, गर्म करेंगे हम इसे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं बेटा, सपोज करो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो वाटर है हमारे पास, इसका टेम्परेचर दे रखा है हमें 38 डिग्री सेल्सियस वाटर का। अब हमने करना शुरू किया इसको हीट, जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसके बाद टेम्परेचर पहुंचा इसका 50 हीट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इसका पहुंच गया 78 डिग्री सेल्सियस, हम कंटिन्यूसली गर्म करते जा रहे हैं। 78 के बाद इसका टेम्परेचर पहुंच गया 95 डिग्री सेल्सियस, और 95 के बाद टेम्परेचर कितना पहुंच गया इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। अब तक जो टेम्परेचर हम हीट जो प्रोवाइड करवा रहे थे, उसको हम किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो क्या प्रूव कर रहा है, कि हम इसको जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द हीट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। बट जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अब हमने क्या देखा, हम हीट तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं प्रोवाइड, बट इस टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। समझ में आया, हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। वो क्यों, क्योंकि अब जो ये वाटर है ये किस में चेंज होना शुरू हो गया, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर, वेपर के अंदर। और जब तक ये सारा का सारा वाटर इन वेपर्स के अंदर चेंज ना हो जाए, तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो कितना ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप लेटेंट हीट के अंदर इसको कहां पर, मतलब इसमें लेटेंट हीट कहां पर ढूंढेंगे हम, कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद, हम स्टार्टिंग से जो इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो हम हीट दे रहे हैं, उसको क्या नाम देंगे हम, लेटेंट हीट। और वही हीट, क्या काम है अभी हीट का, स्टार्टिंग की जो हीट थी वो तो टेम्परेचर बढ़ा रही थी सिर्फ, अब जो लेटेंट हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है वो क्या कर रही है, इस वाटर के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेटेंट हीट उसको ब्रेक डाउन कर रही है। इट ओवरकम, ओवरकम का मतलब ब्रेक डाउन करना है, हैवी होना। इट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होगी, तो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एंड दे स्लाइटली कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, या गैस भी बोल सकते हैं। समझ में आया कुछ, जैसे जैसे लेटेंट हीट इसको हम प्रोवाइड करवाएंगे, देखो इसीलिए लेटेंट हीट का दूसरा नाम क्या होता है, हिडन हीट। हिडन हीट क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि स्टार्टिंग की जो हीट है उसको तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस में ऑब्जर्व कर लेते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट लेटेंट हीट को हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं आ रहा, तो वो क्या काम कर रही है, वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन कर रही है, और किस में चेंज कर रही है, वेपर्स के अंदर। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, लगभग होती है 22.5 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। दिस इज द latent heat of vaporization of the water, कि जब हम वाटर को इतनी हीट प्रोवाइड करेंगे, दिस इज द लेटेंट हीट, मतलब 100 डिग्री पहुंचने के बाद जो हीट जा रही है, इट विल कन्वर्ट द वाटर इनटू द वेपर्स। बेटा समझ में आया। अब देखो इसके अंदर, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो सेम क्वेश्चन वही है, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज यूज्ड टू ओवरकम या ब्रेक डाउन द force of attraction between the particles of water to convert it into the vapors, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो सके, वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। इसलिए देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ये नहीं कि लेटेंट हीट जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, नो, लेटेंट हीट हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के बाद प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि उससे पहले जो हीट दे रहे हैं वो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करता जा रहा है।
टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट जैसे ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, अब वो हीट क्या होती है फिर, लेटेंट हीट। इज इट क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, जैसे सपोज करो हमारे हाथ पे पीछे हमने थोड़ा सा स्प्रिट डाला, स्प्रिट मतलब सपोज करो आपने पेट्रोल डाल दिया थोड़ा सा, एक ड्रॉप आपने अपने यहाँ पर पाम पर पीछे की तरफ आपने एक पेट्रोल की एक बूंद डाली, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपको ठंडा फील हो रहा है, कूलिंग फील हो रही है, यहाँ पर होता है ऐसा, है ना? ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझो अब, कि जो हमने स्प्रिट डाला है, पेट्रोल हमने डाला है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक तो कम होता है, अब वो क्या करता है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट लेता है ताकि खुद को किस में कन्वर्ट कर दे, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। अभी वो लिक्विड फॉर्म में, जैसे ही हमारी बॉडी से वो लेटेंट हीट लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, और हमारी बॉडी जब अपनी हीट को लूज करेगी तो उसको क्या फील होगा, कूलिंग फील होगा। कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस जब अपनी हीट एनर्जी को रिलीज करता है, लूज करता है, देन इट फील द कूल, उसको कूलिंग फील हो। सेम केस हमारी बॉडी के साथ, समझ में आया बेटा? अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपके पास ध्यान से, इनको हमारे पास वाटर है जो कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ स्टीम है, ये भी कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। दो चीज हमारे पास, एक तो क्या है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी, और दूसरा हमारे पास है स्टीम, दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों में से किस मटेरियल से अगर हमारा हाथ जलता है तो वो ज्यादा पेनफुल होगा, विच कॉजेज सीवर बर्न, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और एट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बता सकते हो? वाटर और स्टीम, और स्टीम, मेरे को रीजन जरूर बताना बेटा कि स्टीम से ज्यादा, हाँ बोलो। वेरी गुड। हाँ, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है इसका। भाई आपके पास पानी है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, और एक जगह आपके पास स्टीम, तो आपको मैंने यही बताया था ना अभी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने जब इसको हीट किया तो ये वाटर था, उसके बाद हम इसको और हीट दे रहे हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है बट उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। तो इसका मतलब जब वाटर स्टीम में चेंज हुआ तो उसके पास एक्स्ट्रा हीट आ गई, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है। कौन सी हीट है इसके पास, लेटेंट हीट, बट इसके पास लेटेंट हीट नहीं है। तो ज्यादा हीट किसके पास है, स्टीम के पास। इसीलिए अगर हमारा हाथ स्टीम से जलता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा जैसे कई बार कुकर की सीटी होती है, अगर हम उसको ऊपर करते हैं तो उसकी भाप अगर हमारे हाथ पे लग जाती है तो उससे हमारा हाथ बहुत जल्दी जलता है, होता है ऐसा, छाले पड़ जाते हैं हाथ के ऊपर। उसका रीजन यही है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट भी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो कौन सा बताया था मैंने आपको क्लास क्लास के अंदर कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विच वन इज मोर इफेक्टिव टू कूल। दूसरा क्वेश्चन है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विच causes द सीवर बर्न। तो इसमें तो आएगा आइस और इसमें क्या आएगा, स्टीम, कि अगर भाप से हमारा हाथ जलता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि सॉरी
उसके पास एक्स्ट्रा हीट है, किसकी फॉर्म के अंदर है, लेटेंट हीट की फॉर्म पे। और जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल वाटर है उसके पास लेटेंट हीट नहीं। समझ में आया बेटा आपको? बताइए। ये सारा हमारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट था कि लेटेंट हीट क्या होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको दोबारा। द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of matter without change in temperature, जो किसी मैटर की स्टेट को चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्वेश्चन बन जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है भाई, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो इसलिए कांस्टेंट रह जाता है क्योंकि उसका काम क्या है, लेटेंट हीट का काम जो पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करती है ताकि उसकी स्टेट क्या हो सके, चेंज हो सके। तो देखो ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर कोई लिक्विड हम हीट कर रहे हैं तो किस में चेंज होगा, वो वेपर्स में। ठीक है। और अगर हम किसी वेपर्स को, जब कोई वेपर लिक्विड में चेंज होता है तो जितनी हीट एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करवाई थी लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए, वो वेपर्स उतनी ही हीट एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा ताकि वो किस में चेंज हो सके, लिक्विड में चेंज हो सके। समझ में आया बेटा? जितनी हीट एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं उतनी हीट एनर्जी वो लूज करेगा ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है इसके अंदर अब सब्लिमेशन। हाँ बच्चे बोलो। बेटा वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी हीट एनर्जी को लूज करते हैं। मतलब हीट एनर्जी का सेंस होता है उनके पास जो एनर्जी है वो उसको लूज करते हैं, क्योंकि जब एनर्जी लूज करेंगे तो ही तो एक दूसरे के पास आएंगे, और जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वेपर से किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर चेंज। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास कोई भी कंडेंसेशन का प्रोसेस अगर हम एग्जांपल लें, हमने एक कंटेनर के ऊपर मतलब पानी का गर्म किया कंटेनर में और उसके ऊपर तुरंत हमने एक प्लेट ढक दी। अब जो हम पानी गर्म कर रहे हैं तो वेपर्स में भी चेंज होगा। अगर प्लेट ना होती तो वेपर सारे एटमॉस्फेयर में चले जाते, एयर में चले जाते। बट हमने उसको क्या करा, स्टॉप कर दिया, प्लेट ढक दी उसके ऊपर और गैस को कर दिया बंद। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो स्टीम बनी थी उसमें तो पार्टिकल्स दूर दूर थे। जैसे ही वो ठंडा होना शुरू हुई, मतलब जब स्टीम के पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू किया तो सारे के सारे कंडेंस हो गए प्लेट के ऊपर। अब आप जैसे प्लेट को हटाते तो प्लेट में से तुरंत पानी नीचे गिरता है, ऐसा होता है ना। अगर हम दूध के ऊपर भी प्लेट ढकते हैं किसी भी कंटेनर में तो उसमें पानी बन जाता है। समझ में आया बेटा? वो उसी का केस है सारा का सारा, जो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं इसके अंदर सब्लिमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? देखो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि सॉलिड को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो चेंज होता है किसमें, गैस में। गैस को अगर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड को अगर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो किसमें चेंज होता है, वो सॉलिड के अंदर। ये कैसे है, दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल। मतलब सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में। बट देर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो सॉलिड सब्सटेंस है और उनको हम अगर हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, दे विल डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड। जैसे हमने किसी भी सॉलिड को अगर गर्म किया तो हीट करने के साथ ही वो किस में चेंज हो गए, गैस में चेंज हो गए। किस में चेंज हुए बने बगैर, लिक्विड में चेंज हुए बगैर, दे विल कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। तो उन सॉलिड सब्सटेंस को किस प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, वो
सब्लिमेशन के प्रोसेस में जा रहा है। ऐसे ही कुछ गैसियस सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड के अंदर, विदाउट चेंज इन लिक्विड। तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड on heating, the process in which a solid direct convert या change into gas on heating and gas change into solid on cooling। और गैस किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, सॉलिड में। कूलिंग करने पर उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। समझ में आया। अब देखो, जो सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस में जा रहा है उस सॉलिड को तो क्या बोलेंगे हम, सबलाइन। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन। जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन के प्रोसेस में जा रहा है उसको तो क्या बोलेंगे हम, सबलाइन। और जो सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है, सॉलिड ऑब्टेन बाय सबलिमेशन इज कॉल्ड सबलिमेट। ये एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। सॉलिड ऑब्टेन का मतलब कि जैसे हम किसी गैस को ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने के बाद वो गैस लिक्विड में चेंज ना होके सीधा किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में चेंज हो रही है। तो जो सॉलिड हमें ऑब्टेन हुआ उस सॉलिड को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेट। और जो सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस में जा रहा है उसको बोलेंगे सबलाइन। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे सब्सटेंसेस के जो किसमें प्रोसेस के अंदर जाते हैं, सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर जाते हैं। जैसे कैम्फर, ठीक है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। ये कौन कौन से सब्सटेंस है, जो और भी काफी सब्सटेंस होते हैं विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मतलब ये सब्सटेंस कभी भी किसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सॉलिड से सीधा किसमें जाते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अगर हम एग्जांपल, सबसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो आपने सुना भी और देखा भी है, ओडोनिल। ओडोनिल की अगर हम बात करें, कौन से पेज नंबर बेटा, मतलब बेटा बुक में तो आप देखो, मैंने बुक नहीं खोल रखी है, मुझे पता भी नहीं है, आप देख लीजिए। चलो बुक को बाद में रीड करना, पहले आप टॉपिक को समझो एक बार। जैसे हम बात करते हैं ओडोनिल की, जो ओडोनिल होती है तो हम उसको वॉशरूम में लगाते हैं या बाथरूम में लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं, कि अगर वहां पर जो स्मेल आ रही है वो स्मेल ना आए। ठीक है। रूम फ्रेशनर के अंदर हम उसको यूज करते हैं कई बार। तो देखा होगा आपने किस फॉर्म में होती है, सॉलिड की फॉर्म में होती है। और धीरे 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 उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। हमने उसको कहीं लिक्विड में से चेंज होते हुए नहीं देखा, वो सीधी किस में चेंज हो रही है, वेपर्स के अंदर चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है बेटा। तो वो किसका एग्जांपल है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल है नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं ना फिनाइल की गोलियां। जैसे हम सर्दियों के कपड़ों को जब रखते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स डाल देते हैं, नेपथलीन बॉल्स। देखा है।
है ना, उसको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, उसको कपड़ों के बीच में डाल देते हैं ताकि कपड़ों में कीड़ा ना लगे और कपड़े खराब ना हो। तो डालते तो उसको इतना बड़ा है सॉलिड फॉर्म में, और जब नेक्स्ट सीजन के अंदर जब हम उन कपड़ों को निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या वो गोलियां हमें दिखती हैं? नहीं दिखती, और अगर दिखती भी है तो उनका साइज बहुत स्मॉल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हमने उसकी जगह पर कोई लिक्विड तो नहीं देखा। वो जो गोली है, नेपथलीन बॉल्स है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सेम अगर एग्जांपल है कैंपर, कपूर, जब हम पूजा करते टाइम यूज करते हैं तो आपने देखा है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कपूर होता है ना, जैसे हम उसको जलाते हैं पूजा करते टाइम तो वो सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है, उसमें कहीं लिक्विड नहीं बनता। बाकी ऐसा कोई भी सॉलिड होता है तो पहले लिक्विड में चेंज होगा अगर हम उसको हीट करते हैं, बट ये सब्सटेंस ऐसे हैं जो सॉलिड से सीधा किस में जा रहे हैं? गैस में जा रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये भी ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं which direct convert into the liquid without any change in, sorry, without change into the gas without any change in liquid। समझ में आया बेटा? अब बात करते हैं गैस की, कि गैस कौन सी है जो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो वो है बेटा, हम सिंपली बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम इसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, इट विल डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग, इट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, जिसको क्या नाम दिया जाता है? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसे? ड्राई आइस, सूखी बर्फ। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम इसको ठंडा करते हैं टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, तो ये सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू होता है तो ये सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाएगी? गैस के अंदर। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जा रही है, इस प्रोसेस में जा रही है, सब्लिमेशन प्रोसेस। दैट्स व्हाई इट इज द प्रोसेस। और देखो इसका इसलिए हम यूज करते हैं डीप फ्रीज के अंदर, किसी चीज को स्टोर करने के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज क्यों करते हैं? एज अ ड्राई आइस। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर बढ़ता भी है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, उस सब्सटेंस को गीला नहीं करती, वहां पर मेल्ट होने के बाद ये सीधा किस में चेंज हो जाती है? गैस में चेंज हो जाती है, और सब्सटेंस जो हमने स्टोर कर रखा था फ्रीजर के अंदर वो सेफ रहता है। क्लियर हुआ? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, कि हम सब्लिमेशन के प्रोसेस में किस सब्सटेंस को चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? ये सब्लिमेशन की जो टेक्निक है ये आगे भी काम आएगा। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक मटेरियल रख रखा है, इस कंटेनर के अंदर एक मिक्सचर बना हुआ है। किस किस चीज का मिक्सचर है? एक तो कैंपर, और दूसरा क्या मिक्स कर दिया उसके अंदर? शुगर। हमने शुगर के अंदर कैंपर को मिक्स कर रखा है, और वो क्या करना है? उसको हमें सेपरेट करना है। क्या करना है? उसे सेपरेट करना है। तो क्या होगा इसके अंदर? जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ऊपर इसमें फ्लास्क लगी हुई होती है, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो जो कैंपर है वो कैंपर तो किसमें चेंज हो जाएगा? सीधा वेपर्स में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज होगा वेपर्स में, और जो शुगर है वो एज चीज वहीं की वहीं रहेगी। अब जो कैंपर वेपर में चेंज हो रहा है, इसको हमने ऊपर स्टोर कर रखा है फ्लास्क लगा के, तो सारे के सारे वेपर्स उस फ्लास्क में जा रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट वेपर्स उस फ्लास्क में चलेगा, हमने इस फ्लास्क को क्या करा? दूसरी जगह ले जाके इसको कंडेंस कर दिया, ठंडा कर दिया। जैसे ही ठंडा करेंगे तो कैंपर के पार्टिकल सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा वो एज चीज, और जो शुगर है वो भी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इफ वी कन्वर्ट a solid substance
directly into gaseous form or gaseous substance directly into solid form, then we use the process of sublimation. समझ में आ गया बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट आज के टॉपिक में? अब जो नेक्स्ट, हाँ बोलो। सब्लिमेट देखो, जैसे हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे हमने ठंडा किया तो हमारे को क्या मिल गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ड्राई आइस। तो जो सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है सब्लिमेशन प्रोसेस से, इस सॉलिड का नाम दिया जाता है सब्लिमेट। समझ में आया? और जो ये सॉलिड है, जैसे कैंपर है, नेफ्थलीन बॉल्स है, ये जो सॉलिड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर जा रहे हैं, इन सॉलिड को बोला जाता है सबलाइन। और जो सॉलिड ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेट। क्लियर हुआ बेटा? ये जो हमारा टॉपिक था कि हम मैटर की स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, दूसरा था बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो जो टेम्परेचर का पूरा कंसेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है जिससे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड का टेम्परेचर का जो था वो सारा हमने डिस्कस किया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, उसी में आया हमारा लेटेंट हीट, उसके टाइप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। और मैंने आपको इसके जो नोट्स है बेटा वो कहाँ तक सेंड कर रखे हैं, बताओगे आप इस पर? इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको किस टॉपिक तक दे रखे हैं बेटा? एनीवन? तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स तक दे रखे हैं आपको लास्ट तक? चलो आज मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो नोट्स है वो आपको सेंड करूंगा, तो आप वो वहां तक अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? और हर बच्चा नोटबुक को ध्यान से कंप्लीट करना बेटा, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि यही नोटबुक आपकी फेयर एग्जाम के अंदर, जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके अंदर काम आएगी। इसी में से अगर आपने मिस्टेक की तो आप एग्जाम में भी मिस्टेक होगी, और अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे बिना किसी मिस्टेक के लिखोगे तो आपके लिए फायदा। ठीक है बेटा? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। You may leave the class and join your next class. हाँ हाँ हाँ, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर तक। चलो मैं उससे आगे आज भेज दूंगा, जहाँ तक भेज रखे हैं उससे आगे भेजता हूँ। ठीक है बेटा? ओके बेटा, गॉड ब्लेस। और कोई भी बच्चा क्लास में यहाँ पर एग्जिट मत करो, यहाँ मत करो, जब क्लास ओवर हो जाती है तो आप तुरंत उसमें से रिलीज कर लिया करो, अपने आप को रिजेक्ट कर लिया करो। ठीक है?